नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो लेक्चर्स वीडियो है वह आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री का 3 वर्ग से संबंधित यह आपका लेक्चर्स वीडियो है। यूरोप में सामंतवाद से संबंधित यह पूरा लेक्चर्स वीडियो है। और यह जो चैप्टर है क्लास 11th का विश्व इतिहास के कुछ विषय, यह आपका पुस्तक है विश्व इतिहास के कुछ विषय, और उससे संबंधित यह आपका चैप्टर है। शुरुआत करने जा रहा हूं। यह जो चैप्टर है यह 3 वर्ग, ठीक है, 3 ऑर्डर के नाम से यह चैप्टर है। और यह विशेष रूप से यूरोप में सामंतवाद को पर आधारित यह चैप्टर है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री बीपीएससी पीजीटी एनसीईआरटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। बीपीएससी पीजीटी एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं। देखिए मित्रों, यह जो भी हमारे द्वारा जो भी मटेरियल दिया जा रहा है, ऐसा बेहतरीन मटेरियल आपको शायद ही मिले। तो पहली बात आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप लोग पूरी तरह से तन्मयता के साथ हमसे जुड़े हैं, ठीक है। और यह पूरा पीजीटी आपका बीपीएससी पीजीटी आपका कंप्लीट कोर्स आप लोग का कराया जाएगा। और यह आप लोग देख सकते हैं, यह जो आपका एनसीईआरटी है वह सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केवीएस, एनवीएल, एसएसबी। एनसीईआरटी किसी परिचय का मोहताज नहीं है कि मैं उसको एक शब्दों में बयां करूं, ठीक है। लेकिन विशेष रूप से यह जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है बीपीएससी पीजीटी की चल रही है, तो आप सभी लोग जो भी लोग जुड़े हैं आप लोग जुड़े रहिएगा। और एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स जो है वो 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जिनको भी ज्वाइन करना है वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276, 8318397276, और ऊपर भी शो हो रहा है 8318397276। तो जिनको भी इस कोर्स को ज्वाइन करना है वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है और पूरा बीपीएससी पीजीटी जूनियर पूरा ओनली हिस्ट्री की तैयारी कराऊंगा और टीआरई 3 में भी कराऊंगा, टीआरई 4 में भी कराऊंगा। फीस एक ही है। जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और देख सकते हैं ये 3 ऑर्डर जो है 3 वर्ग से संबंधित यह पूरा चैप्टर आपका कितना बढ़िया है। इससे बढ़िया बेहतरीन नोट्स जो देखिए, एनसीईआरटी जो है ना उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, लेकिन मैंने इसको सरल बनाने का पूरा प्रयास किया है। बहुत ही बढ़िया पीपीटी के माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से मैंने एक एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 2500 से 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और ऐसी ही पीपीटी सीरीज मिलेगी। हर चैप्टर का मैं पीपीटी नोट्स आप लोगों को दूंगा। यहां तक कि हर चैप्टर का पीपीटी नोट्स मिलेगा, हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, हर चैप्टर के लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, ठीक है। और हर चैप्टर का मैं वन लाइनर सीरीज भी आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो अभी यह चैप्टर पूरा अभी कंप्लीट नहीं है, अभी ये चैप्टर फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप लोगों को कंप्लीट मिलेगा। और यह यूरोप में सामंतवाद से संबंधित पूरा चैप्टर है, 3 ऑर्डर से संबंधित। और ऐसे ही मैं मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी कंप्लीट किया हूं, ऐसे ही मैं रोमन एम्पायर को भी मैं कंप्लीट किया हूं, ऐसे ही इस्लाम का उदय और विस्तार वाले चैप्टर को कंप्लीट किया हूं, और ऐसे ही यायावर साम्राज्य को मैं कंप्लीट किया हूं। तो जो भी लोग हमारी सीरीज को, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग समय कम है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। 3 वर्ग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय चैप्टर से संबंधित यह सीरीज है, ठीक है। मैं आप लोगों को बुक दिखा दे रहा हूं। जो भी तैयारी होती है आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहती है। देखिए यही बुक है विश्व इतिहास के कुछ विषय, और इसी पर आधारित यह पूरा चैप्टर है आपका। आइए शुरुआत करते हैं। यूरोप में फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभाजित। देखिए यूरोप में जो फ्रांसीसी समाज है ना, यूरोप में जो फ्रांसीसी समाज था वह 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित था फ्रांसीसी समाज यूरोप में। पहला भाग जो है पादरी वर्ग है, पहला भाग जो है पादरी वर्ग था। देखिए पहला भाग आपका पादरी वर्ग है। दूसरा भाग है यह अभिजात वर्ग, और तीसरा भाग है कृषक वर्ग। पहला पादरी, दूसरा अभिजात और तीसरा कृषक वर्ग। मतलब यूरोप जो है, पूरा यूरोप में जो समाज है वह 3 भागों में विभाजित था, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। और राजा का तो भाई एक राजा था, राजा तो एक ही है, मतलब राजा को छोड़कर, ठीक है, सम्राट को छोड़कर ये 3 भाग थे, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। तो इसी पर आधारित यह पूरा चैप्टर है, ठीक है।
कुल मिलाकर प्रश्न आता है कि फ्रांसीसी समाज जो है, अब यहाँ से प्रश्न अगर आता है तो कैसे आता है कि फ्रांसीसी समाज जो है वह कितने भागों में विभाजित था? पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, कृषक वर्ग। ठीक है, अभिजात वर्ग को हम कुलीन वर्ग भी बोलेंगे, अभिजात वर्ग को हम कुलीन वर्ग भी बोलते हैं। तो अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग एक ही है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और यह आप लोग देख सकते हैं, यह अभिजात वर्ग जो है ये सब आप लोग देख सकते हैं, समाज ऐसे ही था। अब हम पादरी वर्ग के बारे में देखेंगे। आप लोग यह देख सकते हैं, यह पादरी का चित्र हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर पादरी, यह आपका पादरी होता था और ऐसे ही लिबास होते थे। अब तो पादरी अलग अलग तरह का ड्रेस पहनने लगा है, इन पहले पादरियों के लिबास ऐसे ही रोमन परंपरा के अनुसार होते थे। ठीक है, पादरी वर्ग का कार्य, जो पादरी होता था उसका कार्य क्या होता था, क्या काम होता है बताइए? पादरी क्या काम करेगा भाई? तो उस समय पादरी का काम क्या था? ईसाई समाज का मार्गदर्शन। आज भी वही है, पंडित का, पुजारी का, ग्रंथी का, काजी का जो कर्म है वह थोड़ी बदल जाएगा। तो पादरी वर्ग का कार्य क्या था? ईसाई समाज का मार्गदर्शन करना, चर्च में धर्म उपदेश देना, ठीक है, निश्चित नियमों का पालन करना और धार्मिक समुदायों में रहना। ठीक है, और आम आदमी से दूर मठों में निवास करना, यह भी आपका पादरी का काम है। अच्छा, मठ क्या होते थे? क्या ईसाइयों में मठ होते थे? ईसाइयों का जो मठ होता है उसे आबे बोला जाता है, आबे। ठीक है, ये आमतौर पर चर्च वाले पादरी नहीं रहते थे। एक पादरी भिक्षु पादरी होते थे, मोंक होते थे, वह आबे में रहते थे। तो आम आदमी से दूर मठों में निवास करना, तो ये कुल मिलाकर पादरी वर्ग के ये सब काम है। तो देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन नोट्स है, आप लोगों के लिए ही है और ये सारे नोट्स मैं आप लोग को दूंगा। ऐसे ही पीपीटी के माध्यम से। एनसीईआरटी लोग कहते हैं कठिन होता है, कठिन बिल्कुल नहीं रहेगा, आप लोगों के लिए काफी सरल मैं बना दूंगा एनसीईआरटी। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं एनसीईआरटी को काफी सरल बना दूंगा। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यह पूरा 1 ईयर सब्सक्रिप्शन वाला कोर्स रहेगा आप लोग का। पादरी वर्ग का कार्य। अब हम आएंगे अभिजात वर्ग। यह देखते हैं अभिजात वर्ग। अच्छा, अभिजात वर्ग का मतलब हमने बताया ना, कुलीन वर्ग, संभ्रांत वर्ग। जैसे हमारे देश में भी अभिजात वर्ग होते हैं, जो वीआईपी लोग होते हैं वो क्या होते हैं? अभिजात वर्ग होते हैं। ठीक है, हालांकि अब अभिजात वर्ग वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। कहने का मतलब जो है, जैसे मान लीजिए जमींदार, पहले की जमाना की बात कर रहा हूँ, देश की आजादी से पहले अभिजात वर्ग हमारे देश में भी होते थे, अब नहीं है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ है, ठीक है, क्योंकि अब गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। ठीक है, तो जैसे देश जब जैसे मान लीजिए आजादी से पहले जो जमींदार लोग थे, ठीक है, जो बहुत खेतिहर लोग थे, ठीक है, जो मुखिया होते थे 10 गांव के, ठीक है, वह क्या होते थे? अभिजात वर्ग होते थे। ठीक है, राजे महाराजे, रजवाड़े, जमींदार, जागीरदार, ये सब क्या होते थे? अभिजात वर्ग होते थे। तो वैसे ही अभिजात वर्ग जो पहला 3 भागों में विभाजित था, यूरोप का समाज, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। ठीक है, अभिजात वर्ग जो होता था उसके पास क्या था भाई? ये देखिए अभिजात वर्ग कितना बढ़िया से चिकन बिरयानी, शराब पी रहे हैं सब। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं कितना मस्ती कर रहे हैं, ऐसे ही अभिजात वर्ग थे। ठीक है भाई, देखिए अभिजात वर्ग के पास ना, यूरोप में जो अभिजात वर्ग था इसके पास सबसे ज्यादा पैसा था, लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स वो नहीं देता था। टैक्स कौन देता था? टैक्स किसान देता था। टैक्स जो था न पादरी देता था, न अभिजात वर्ग देता था। टैक्स जो देता था कृषक वर्ग देता था। कृषक वर्ग के पास पूरे संसाधन का सिर्फ 10% था, लेकिन तब भी कृषक वर्ग 100% टैक्स देता था। यह स्थिति थी। ठीक है, इसीलिए वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, बड़े बड़े लोग आए और इस सामंतवाद के खिलाफ आवाज बुलंद किया। तो देखिए यह अभिजात वर्ग की स्थिति आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अभिजात वर्ग जो थे उनके पास क्या थी, क्या पावर था उनके पास? तो उनके पास सैन्य क्षमता थी। सैन्य क्षमता थी अभिजात वर्ग के पास। दरअसल बात यह है ना, अभिजात वर्ग जो लोग थे वह राजा के, वह सम्राट के चापलूस होते थे, सम्राट के चाटुकार होते थे, सम्राट के चापलूस होते थे, सम्राट के चमचे होते थे। इनके पास क्या थी? सैन्य क्षमता थी। इनके पास हजारों की संख्या में सेनाएं होती थी। सम्राट को जब जरूरत पड़ती थी सेनाओं की, राजा को जब जरूरत पड़ती थी सेनाओं की, तो अभिजात वर्ग उनको सेना उपलब्ध करवाता था। बस इसी एहसान से राजा दबे रहते थे, इसी एहसान से जो सम्राट था वह दबा रहता था, क्योंकि इनके पास सैन्य क्षमता थी, इनके पास संसाधन था। ठीक है, और यह राजा को अपना क्या देते थे? सेनाएं देती थी, और प्लस राजा क्या कर देते थे? इनको जागीरदार, इनको क्या जागीर दिया करते थे। ठीक है, और उनको बहुत सारी सुविधाएं राजा के द्वारा मिली हुई थी, शासन के द्वारा मिली हुई थी।
तो इनके पास क्या थी, इनके पास सैन्य क्षमता था, ठीक है। इसके अलावा अपनी संपदा पर स्थायी नियंत्रण था। इनकी जो जागीर थी ना, इनके पास जो भी धन था, चल अचल जो भी संपत्ति थी, उस पर उनका अस्थायी नियंत्रण होता था, ठीक है। इनको देखिए और भी पावर था भाई, बहुत ज्यादा पावर था। ये छोटे मोटे, एक तरह से देखा जाए तो ये भी छोटे मोटे राजा हुआ करते थे, ठीक है। इनको न्यायालय लगाने का अधिकार था। बताइए राजा का काम क्या है, अगर न्यायालय यही लगाएंगे तो राजा का काम ही क्या है, ठीक है। लेकिन इनको क्या था, इनको न्यायालय लगाने का अधिकार था, ठीक है। बताइए सैन्य क्षमता इनके पास थी, अपनी संपदा पर स्थायी नियंत्रण इनके पास था, और न्यायालय लगाने का भी अधिकार सामंतों को था, अभिजात वर्ग को था, कुलीन वर्ग को था, ठीक है। अब नाइट वर्ग, नाइट वर्ग क्या है, देखिए नाइट वर्ग जो है न पादरी वर्ग से आता है, न अभिजात वर्ग से आता है, और न कृषक वर्ग से आता है। दरअसल ये जो नाइट वर्ग जो थे, जिस तरह से राजा का चापलूस जो होता था, राजा का चापलूस होता था अभिजात वर्ग, वैसे ही अभिजात वर्ग के चापलूस हुआ करते थे नाइट। नाइट वर्ग को हम चापलूस नहीं कह सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि अभिजात वर्ग के पास सेना होती थी, अभिजात वर्ग के पास सेनाएं होती थी, तो उन सेनाओं में, उन घुड़सवारों में, यह जो नाइट वर्ग जो होता था ये घुड़सवार होता था, ठीक है। नाइट वर्ग जो होता था घुड़सवार होता था, तो उन्हीं सेनाओं में, उन्हीं सैनिक टुकड़ियों में जो अच्छे जिनको अच्छी घुड़सवारी आती थी, ठीक है, जो मतलब सैन्य क्षमता जिनकी अच्छी थी, उनको नाइट वर्ग में रखा जाता था, ठीक है। जैसे देख लीजिएगा अश्व सेना की आवश्यकता के कारण इस वर्ग का उदय हुआ, अश्व सेना की आवश्यकता के कारण इस वर्ग का उदय हुआ। यह आप लोग देख सकते हैं, एक तरह से कमांडो समझ सकते हैं, ठीक है, एक तरह से समझ सकते हैं कमांडो ही यह हुआ करते थे। इनके पास अतुलित सैन्य क्षमता थी, इनके पास सामरिक क्षमता थी, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये घुड़सवार होते थे। दरअसल नाइट वर्ग का मतलब घुड़सवार, नाइट वर्ग का मतलब समझिए घुड़सवार, ठीक है। तो यह नाइट वर्ग जो होते थे वह सामंतों के अधीन होते थे, अभिजात वर्ग के अधीन होते थे, ठीक है। नाइट वर्ग दरअसल पहले ये क्या होते थे, पहले इनकी स्थिति बहुत खराब थी। नाइटों की जो स्थिति थी पहले खराब थी, लेकिन इन्होंने अपना वर्चस्व अपने कायम कर लिया, ठीक है। इन्होंने अपना महत्व शासन को या प्रशासन को अपना महत्व बता दिया, ठीक है। और इन्होंने अपना स्थान स्वयं बनाया, ठीक है, क्योंकि इनके पास शक्ति थी, इनके पास घुड़सवारी अच्छी आती थी इनको, ठीक है। तो अश्व सेना की आवश्यकता के कारण इस वर्ग का उदय हुआ नाइट वर्ग। नाइट वह व्यक्ति होता था जिसे राजा, चर्च या देश की सेवा के लिए तैयार किया गया था, उसे नाइट कहते हैं। तो हमने बताया ना, ये इनके पास सामरिक शक्ति इनके पास अच्छा थी, ये अच्छे कमांडो हुआ करते थे। इनको चर्च की सेवा करनी होती थी, राजा की सेवा करनी होती थी, और देश की सेवा करनी होती थी। आज मान लीजिए जो अच्छे, अगर मान लीजिए कोई अच्छा, अगर कोई बहादुर सैनिक है, परमवीर चक्र प्राप्त किया हुआ है, तो लोग सम्मान देते हैं ना, तो वैसे ही सेना में यह नाइट वर्ग जो होता था, यह अच्छे लड़ाकू लोग होते थे, ठीक है, जिसे राजा के द्वारा, चर्च के द्वारा और अभिजात वर्ग के द्वारा पर्याप्त सम्मान मिलता था, ठीक है। विशेष रूप से सैन्य क्षमता में राज्य के प्रमुख या प्रतिनिधि द्वारा नाइटहुड की मानद उपाधि भी दी जाती थी। मतलब इन्हीं नाइटों को, जो अच्छे नाइट होते थे, ठीक है, उनको नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी। और इसीलिए आप जानते हैं कि हमारे देश में भी जब गुलामी का काल था, हमारे देश में जब हमारा देश परतंत्र था, तब हमारे देश में जो अच्छे काम करते थे, जो अंग्रेजों की नजर में अच्छे थे, अंग्रेज उनको क्या देते थे, नाइटहुड की उपाधि देते थे, ठीक है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी। जब उन्होंने जलियांवाला बाग कांड जब हुआ, तो उन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो नाइटहुड की उपाधि किसे मिलती थी, जिसे मतलब अंग्रेज लोग पसंद करते थे, उन्हें नाइटहुड की उपाधि देते थे। दरअसल ये नाइटहुड की उपाधि नाइट वर्ग से आया हुआ था, ठीक है। और नाइट क्या होते थे, नाइट देश की सेवा के लिए, चर्च के प्रति, राजा के प्रति देश की सेवा करते थे, अच्छे घुड़सवार होते थे, इनकी सामरिक शक्ति मजबूत हुआ करती थी, ठीक है। कृषक वर्ग, अब देखिए कृषक वर्ग, कृषक वर्ग जो था यह दो प्रकार का था। मतलब दो प्रकार के किसान हुआ करते थे, यह आप लोग देख सकते हैं, यह दो प्रकार के किसान हैं, ठीक है। दो प्रकार के किसान होते थे कृषक वर्ग में। यह सबसे तीसरा वर्ग है कृषक वर्ग, ठीक है। यह दो प्रकार का था, एक स्वतंत्र किसान होते थे और एक कृषि दास या सर्फ होते थे। तो दोनों को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए स्वतंत्र किसान जो होते थे,
यह इनका अपना भूमि होता था। स्वतंत्र किसान जो होते थे उनकी अपनी भूमि होती थी, अपने भूमि पर खेती करते थे, जितना टैक्स होता था वो अपना टैक्स दे देते थे। कुल मिलाकर यह स्वतंत्र किसान थे, वो अपनी भूमि के मालिक हुआ करते थे। ठीक है, यह किसी के अंदर नहीं थे, यह अपने भूमि के मालिक होते थे, स्वतंत्र किसान होते थे। लेकिन यह भी दबे कुचले थे। कुल मिलाकर यह स्वतंत्र तो थे, स्वतंत्र किसान जो थे स्वतंत्र तो होते थे, लेकिन वह यह समझते थे कि यह लॉर्ड की ही जमीन है। कुल मिलाकर यह भी जमींदारों की ही जमीन होती थी, जिस पर वह स्वतंत्रता के साथ खेती करते थे। तो कुल मिलाकर स्वतंत्र किसान जो होते थे अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखता था। लॉर्ड कौन होते थे? वही अभिजात वर्ग। ठीक है, लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखता था जो स्वतंत्र किसान होता था। ठीक है, कृषि दास या सर्फ क्या होते थे? कृषि दास या सर्फ, ठीक है, तो कृषि दास को सर्फ नाम भी दिया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड के भूखंडों पर यह काम करते थे, ये कृषि दास हैं। ठीक है, ये कृषि दास थे जो लॉर्ड के भूखंडों पर, मतलब जो जमींदार लोग होते थे, अभिजात वर्ग होते थे, उनके भूखंडों पर, मतलब उनकी जमीन पर एकदम फ्री में काम करना पड़ता था, मरते दम तक काम करना पड़ता था। यह एक तरह से यह लोग दास थे। और यह लोग क्या होते थे? स्वतंत्र किसान होते थे, लेकिन इनका भी नियंत्रण था। मतलब स्वतंत्र किसान भी जो थे वो अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। ठीक है, लेकिन वह उनकी स्थिति कुल मिलाकर दास से अच्छी थी स्वतंत्र किसानों की। यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। आप जानते हैं कि किसी भी देश का, किसी भी कालखंड का, किसी भी अगर समय अवधि का हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होता है उसकी जानकारी के स्रोत क्या है। तो यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत देखिए कहां कहां से यूरोपीय इतिहास की जानकारी मिलती है। पहला, भूस्वामियों के विवरण। भूस्वामियों के विवरण मतलब जो सामंत होते थे, अभिजात वर्ग होते थे, उनके विवरण। ठीक है, देखिए भूस्वामियों के विवरण। भूस्वामियों के विवरण मतलब जो, देखिए भूस्वामी जो होते थे हिसाब किताब रखेंगे ना, बड़े बड़े साहूकार हैं, जमींदार हैं, तो हिसाब किताब रखते थे, फाइल बनाकर रखते थे। तो उनके द्वारा जो भी विवरण उपलब्ध हुआ उससे हम यूरोपीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। भूस्वामियों के विवरण मतलब जो जमींदार होते थे, जागीरदार होते थे, जो अभिजात वर्ग होते थे और उनके पास लंबी चौड़ी जमीन हुआ करती थी, लंबा चौड़ा कारोबार हुआ करता था, तो वह अपना दस्तावेज रखे हुए थे, तभी रखे हुए थे। तो उनके जो विवरण, उनका जो दस्तावेज मिलता है उससे हमें यूरोपीय इतिहास को जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो भूस्वामियों के विवरण। फिर मूल्य और विधि के मुकदमे, दस्तावेज जैसा कि चर्च में मिलने वाले जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु एवं विवाह के आलेख। बताइए चर्च में क्या होता था? चर्च में जन्म प्रमाण पत्र भी बनता था, चर्च में मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र बनता था, और विवाह आदि भी होते थे। तो चर्च में बहुत सारी सामग्रियां मिली, चर्च में बहुत सारे आलेख भी मिले। ठीक है, क्योंकि उस समय में भी क्या बोलते हैं, मतलब अपना दस्तावेज, अपना प्रमाण लोग रखा करते थे। तो वहां से भी जो जानकारियां मिली उसे यूरोपीय इतिहास को जानकारी देने में मदद मिलती है। फिर देखिए चर्च से प्राप्त अभिलेख ने व्यवहारिक संस्थानों, गीत और कहानियों द्वारा त्योहार व सामुदायिक गतिविधियों का बोध कराया। अब चर्च से जो भी अभिलेख मिलते हैं उसे व्यवहारिक संस्थानों, गीत और कहानियों द्वारा त्योहार व सामुदायिक गतिविधियों का बोध कराया। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, यह आपका चर्च है और चर्च में आप लोग देख सकते हैं भिन्न भिन्न तरह की कलाकृतियां मिली हुई हैं। तो उससे क्या होता है, वहां उस समय के रीति रिवाज, संस्कार, उस समय की जो भी प्रथाएं हैं, ठीक है, जो भी उस समय का समाज और राजनीतिक आर्थिक स्थिति था, उससे मतलब कि इनकी पेंटिंग से परिलक्षित होता है। जैसे यह जो पेंटिंग है ना, यह सिस्तान के गिरजाघर की है। ये सिस्तान के गिरजाघर की एक पेंटिंग है जिसको राफेल ने बनाया था, राफेल नामक चित्रकार ने बनाया है। तो यह आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भूस्वामियों के विवरण मिले हैं उससे यूरोपीय इतिहास को जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। फिर मूल्य और विधि के मुकदमे, जो उस समय मुकदमा आदि हुआ करता था, उससे भी यूरोपीय इतिहास को जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। फिर चर्च में बहुत सारे जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र या विवाह आदि चर्च में होते थे, तो उससे भी वहां बहुत सारे जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, तो यही सब है। फिर सामंतवाद देखिए, यूरोप में जो सामंतवाद फैला हुआ था इसका क्या है, तो देख लीजिए सामंतवाद क्या है। तो देखिए सामंतवाद शब्द
सामंतवाद शब्द जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से बना है। अब ये फ्यूड देखिए, सामंतवाद शब्द जो बना है जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। अब यहाँ आपके दो फैक्ट आपके आ सकते हैं। सामंतवाद किस भाषा का, सामंतवाद का जो अभिप्राय है क्या है, तो फ्यूड भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है फ्यूड, ठीक है, उससे उसका मतलब है सामंतवाद, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, भूमि का टुकड़ा, ठीक है। सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो सामंतों एवं कृषकों के संबंधों पर आधारित था, ठीक है। तो सामंतवाद जो है कृषि उत्पादन को दर्शाता है। सामंतवाद का मतलब ही है कि एक कृषि उत्पादन किसके द्वारा, और इसके बीच में संबंध किसका है, कृषक और सामंत के बीच में संबंध है इसका, कृषि उत्पादन का, ठीक है। तो सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो सामंतों एवं कृषकों के संबंधों पर आधारित है। कृषक देखिए, जो कृषक होते थे, जो किसान होते थे, वह लाड़ को श्रम सेवा प्रदान करते थे। मतलब जो किसान होते थे वह जमींदार को क्या देते थे, जो किसान होते थे वो जमींदार को अपना श्रम देते थे, अपनी मेहनत देते थे। मतलब लाड़ की जमीन पर किसान मेहनत करते थे, ठीक है। अब बदले में सामंत क्या देता था, तो उनको सैनिक सुरक्षा देता था। बताइए, सामंत जो था उनको सैनिक सुरक्षा देता था, ठीक है, उनको सुरक्षा देता था। एक तरह से सामंत जो था उनको सुरक्षा देता था, और किसान क्या देते थे, श्रम देते थे। तो सुरक्षा की आवश्यकता ही क्यों थी, कुल मिलाकर यह समझ सकते हैं डराने का माध्यम था एक तरह से, ठीक है। मतलब कि जमींदार जो होते थे, जो सामंत होते थे, यही कहकर इनसे श्रम करवाते थे कि तुम सुरक्षित रहोगे, ठीक है। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक के द्वारा, देखिए सामंतवाद पर सबसे ज्यादा लेख लिखने वाले या सामंतवाद पर अनुसंधान करने वाले जो फ्रांसीसी विद्वान है वह है मार्क ब्लॉक। इनका नाम ध्यान में रखिएगा आप लोग, मार्क ब्लॉक, ठीक है। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक के द्वारा भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया गया, जिससे कि लोगों के व्यवहार और रूप को समझा जा सके। अब यहाँ से प्रश्न यह आ सकता है कि सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले कौन से विद्वान थे, तो वह थे मार्क ब्लॉक। या सामंतवाद पर काम किस विद्वान ने किया है, तो वह है मार्क ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न यह आ सकता है कि सामंतवाद शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, तो फ्यूड से बना है। फ्यूड किस भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा का शब्द है। फ्यूड का मतलब क्या होता है, तो भूमि का टुकड़ा होता है। ये सब सारे फैक्ट हैं, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला तथ्य देखिएगा कि पादरी व बिशप के द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन। पादरी या बिशप, ठीक है, पादरी और बिशप, दरअसल यह दोनों एक ही थे। मतलब कि दो, जैसे कि एक, जैसे मान लीजिए कोई पंडित है, कोई साधु है, ठीक है, तो कुल मिलाकर एक ही वर्ग था। पादरी और बिशप के द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन, मतलब पादरी और बिशप जो थे वह ईसाई समाज का मार्गदर्शन कैसे किए, ठीक है। पादरी प्रथम वर्ग के सदस्य थे। देखिए, जो पादरी होते थे वह प्रथम वर्ग के सदस्य थे। प्रथम वर्ग का मतलब वही जो मैं शुरुआत में बताया हूं कि फ्रांसीसी समाज जो है वह 3 भागों में विभाजित था। पहला भाग पादरी था, फिर अभिजात वर्ग और उसके बाद कृषक वर्ग, ठीक है। तो पादरी जो है प्रथम वर्ग का सदस्य है जो चर्च में धर्म उपदेश देता था। मतलब पादरी वह होता था, पादरी जो था प्रथम वर्ग का सदस्य था, सबसे बड़ा सदस्य था, पहले वर्ग का सदस्य था पादरी, जो चर्च में क्या करता था, चर्च में धर्म उपदेश देता था। जबकि पादरी जो था, पादरी भिक्षु, देखिए 2 तरह के पादरी होते थे। जैसे एक तरफ एक मोंक होता था, एक पादरी होता था। तो जो पादरी होता था वो चर्च में धर्म उपदेश देता था, चर्च तक सीमित था। अब देखिए, एक पादरी भिक्षु मतलब मोंक, ठीक है, मोंक होता था। और इसमें जो पादरी, जो महिलाएं मोंक होती थी उनको नन कहा जाता है। महिलाएं जो मोंक होती हैं उनको नन कहा जाता है, पुरुष जो होते हैं उनको मोंक कहा जाता है। मतलब ये घूम घूम कर ईसाई समाज का मार्गदर्शन करते थे। और पादरी जो होता था चर्च में रहता था। तो पादरी भिक्षु का मतलब मोंक है, ठीक है। तो पादरी भिक्षु चर्च के बाहर धार्मिक समुदाय में रहता था और निश्चित नियमों का पालन करता था, ठीक है। मोंक जो होता था वो धार्मिक समुदाय में रहता था और निश्चित नियमों का पालन करता था। मोंक और नन जो होते थे वह आजीवन विवाह नहीं करते थे, यह भी आपको बता दूं, वह विवाह नहीं करते थे। मोंक और नन और मठों में रहते थे और निश्चित नियमों का पालन करते थे, ठीक है। अब देखिए, जो पादरी है, चर्च वाला पादरी है, पादरी के पास राजा द्वारा दी गई भूमि थी जिससे वे कर प्राप्त कर सकते थे। बताइए, पादरी जो होते थे
उनके पास जमीनें होती थी और उस जमीन से वह कर भी प्राप्त कर सकते थे। ठीक है। अधिकतर गांवों में उनके चर्च होते थे, जहां वे प्रत्येक रविवार को लोग पादरी का धर्म उपदेश सुनने और सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। मतलब पादरी के पास अपनी जमीन थी जिस पर वह टैक्स वसूलता था, और वह कौन सा टैक्स था? वह जो टैक्स था टीथ नामक कर वसूलता था। आगे मैं बताऊंगा टीथ नामक कर कौन लेता था। तो चर्च लेता था, पादरी लेता था। ठीक है। और अधिकतर गांव में अलग उनके चर्च होते थे, जहां वे प्रत्येक रविवार को जाता था और धर्म उपदेश सुनाता था लोगों को। ठीक है। पादरी या बिशप की विशेषताएं क्या है? पादरी और बिशप जो होता था उसकी विशेषता क्या है? तो इनके पास राजा द्वारा दी गई भूमि थी जिससे वे कर प्राप्त कर सकते थे, पहला विशेषता। और कौन सा कर होता था? पादरी कौन सा कर लेता था? टीथ नामक कर लेता था। ठीक है। रविवार के दिन, देखिए रविवार का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता था क्रिश्चियनों में। तो रविवार के दिन यह लोग गांव में धर्म उपदेश देते थे और सामूहिक प्रार्थना करते थे। मतलब रविवार के दिन यह अपना धर्म उपदेश करते थे, प्रवचन देते थे और सामूहिक प्रार्थना भी करते थे। ठीक है। तीसरा देखिएगा, यह फ्रांसीसी समाज के देखिएगा यह फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग में शामिल थे, उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था। फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग में कौन शामिल था? पादरी वर्ग शामिल था, पादरी या बिशप। ठीक है। टीथ नामक धार्मिक कर भी वसूलते थे। जैसा कि मैंने बताया, टीथ नामक धार्मिक कर कौन वसूलता था? पादरी वसूलता था। टीथ नामक धार्मिक कर कौन वसूलता था? चर्च वसूलता था। चर्च कहिए या पादरी कहिए। ठीक है। जो पुरुष पादरी होते थे वह शादी नहीं कर सकते थे। मतलब पुरुष पादरी शादी नहीं कर सकता था। शादी मोंक भी नहीं करता था, शादी नन भी नहीं करती है। ठीक है। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे, जिनके पास लार्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी। ठीक है। इनके पास भी विस्तृत जागीरें थी लार्ड की तरह। लार्ड का मतलब क्या है? लार्ड का मतलब वही अभिजात वर्ग। जैसे अभिजात वर्ग के पास जागीर होती थी, वैसे ही पादरी और बिशप के पास विस्तृत जागीरें होती थी। ठीक है। भिक्षु और मठ, भिक्षु और उनका मठ। तो वही मैं आपको मोंक बताया। पादरी और मोंक में अंतर होता है। मोंक, देखिए पादरी और मोंक में अंतर हमने आपको शुरू ही बताया। एक मोंक होता है, फिर नन होता है। नन जो थी स्त्री मोंक, समझ लीजिए। मतलब स्त्री मोंक जो होती थी वह नन होती थी, और यह कौन होते थे? मोंक, यह पुरुष मोंक होते थे। जैसे बौद्ध भिक्षु जानते हैं? बौद्ध भिक्षु को क्या बोला जाता है? इंग्लिश में मोंक बोला जाता है। ठीक है। तो वही मोंक इसमें भी होते थे, क्रिश्चियन में भी मोंक होते थे। मोंक का बस इतना भिन्नता था पादरी से कि ये घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते थे और गांव के बाहर मठों में रहा करते थे। और यह पूरी तरह से यह श्रम पर आधारित था। यह बहुत ज्यादा पादरियों की तरह यह बहुत ज्यादा मतलब बढ़ चढ़कर क्या बोलते हैं, भोग नहीं करते थे, भोग विलास में डूबे हुए थे। ठीक है। यह कर भी नहीं वसूलते थे। ठीक है। यह परिश्रम करते थे। ठीक है। यह परिश्रम करते थे, यह श्रम करते थे, और श्रम करके यह जीते थे, और यह धर्म उपदेश फ्री में देते थे। तो कुल मिलाकर इनका जीवन थोड़ा संघर्षमय था, मोंक या नन का। ठीक है। तो देखिए भिक्षु और उनका मठ, मतलब मोंक और नन और उनका मठ। ठीक है। तो चर्च के अलावा, जब मैं भिक्षु कह रहा हूं तो आप समझ लीजिए मोंक और नन के बारे में बात कर रहा हूं। चर्च के अलावा कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी संस्था थी जो मठों में रहते थे। अब देखिए चर्च के अलावा चर्च में भी कुछ लोग रहते थे। तो पादरी रहते थे, बिशप रहते थे, वह भी ईसाई श्रद्धालु थे। ठीक है। तो चर्च के अलावा कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी संस्था थी जो मठों में रहते थे और एकांत जीवन व्यतीत करते थे। यह मठ मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर हुआ करता था। ठीक है। यह जो मठ होता था आम आबादी से बहुत दूर हुआ करता था। जैसे पुराना मठ का मैंने यहाँ पर आपको चित्र दिखा दिया है, आप लोग देख लीजिए। पुराना मठ है, यह आम आबादी से काफी दूर है, और ये पूरा तरह से सरल जीवन जी रहे हैं ये लोग। ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा गड़बड़ी फिर बाद में मोंक और नन में भी देखने को मिली, क्योंकि यह दोनों लोग कौन थे? यह दोनों लोग अविवाहित हुआ करते थे। तो बाद में नैतिकता बहुत ज्यादा अनैतिक आचरण इन लोगों के अंदर होने लगा, जिसका वाल्टेयर ने, मॉन्टेस्क्यू ने, रूसो ने, पुनर्जागरण काल में तमाम विद्वानों ने इसका खंडन किया, इसका विरोध किया। ठीक है। इसका विरोध मार्टिन लूथर ने भी कहा कि यह मोंक और नन जो है अनैतिक संबंध बना रहे हैं। ठीक है। प्रसिद्ध मठों के नाम अब देखिए, ये मोंक और नन का जो देखिए जो प्रसिद्ध मठ है, प्रसिद्ध मठ है, कौन कौन से मठ हैं? तो इटली का बेनेडिक्ट, इटली का सेंट बेनेडिक्ट। देखिए इटली का सेंट बेनेडिक्ट, यह देखिए यह आपका मठ है। कौन सा?
ये चर्च वाला मठ, ये चर्च नहीं है, ये मठ है भाई, इसमें मोंक और नन रहा करते हैं। ठीक है, इटली का सेंट बेनेडिक्ट। अब प्रश्न आ सकता है कि जो सेंट बेनेडिक्ट है ये किस देश में है, तो इटली में है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट, और सेंट बेनेडिक्ट की यह कहाँ है सेंट बेनेडिक्ट, तो ये आपका इटली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, कब बना था, ये 529 ईस्वी में बना था। सेंट बेनेडिक्ट क्या है, मठ है, मोंक और नन के रहने के लिए यह मठ है, पुराना मठ है, 529 ईस्वी में बना था। ठीक है, अब देखिए दूसरा भी मठ आप लोग देख लीजिए। दूसरा जो मठ है 910 में बरगंडी में स्थापित क्लूनी मठ। ठीक है, क्लूनी मठ कहाँ है, फ्रांस में है, फ्रांस में है क्लूनी मठ। देखिए 10वीं सदी का बना फ्रांस का क्लूनी मठ है, 910 ईस्वी में बना था, 910 ईस्वी में बना था क्लूनी मठ, जो फ्रांस का क्लूनी में है क्लूनी मठ। ठीक है, और बरगंडी में स्थापित है, मतलब फ्रांस, ये क्लूनी मठ नाम है, फ्रांस का क्लूनी मठ है, कहाँ है, किस स्थान पर, फ्रांस में, बरगंडी में स्थापित है। तो ये दोनों मठों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, भिक्षुओं की विशेषताएं बता देते हैं, उस बाद चैप्टर को क्लोज करते हैं। देखिए भिक्षुओं की विशेषताएं, मोंक और नन। जब मैं भिक्षु कह रहा हूं तो आप समझ लीजिए मैं मोंक और नन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, पादरी और बिशप की बात नहीं कर रहा हूँ। पादरी और बिशप जो होते चर्च में रहते थे, मोंक और अय्यासी, मतलब कि पूरा उनके पास धन था भाई, पादरी और बिशप के पास धन था, वो टैक्स वसूलते थे। ठीक है, भिक्षुओं की विशेषताएं, अब जो भिक्षुओं की विशेषताएं, मोंक और नन की क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए यह मठों में रहते थे और निश्चित और विशेष नियमों का पालन करते थे। ठीक है, मठों में रहते थे, निश्चित और विशेष नियमों का पालन करते थे। यह आम आबादी से बहुत दूर रहते थे। भिक्षु अपना सारा जीवन आबे में रहते थे। अब देखिए आबे को ही मठ कहा जाता है, भूलिएगा मत, आबे कहिए या फिर मठ कहिए। ठीक है, आबे में रहते थे और समय प्रार्थना करने, और उनका समय प्रार्थना करने, अध्ययन करने और कृषि जैसी शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेते थे। ठीक है, मतलब वह ऐसी बात नहीं है कि मुफ्त में खाते थे पादरियों की तरह, ठीक है, बिशप की तरह टैक्स वसूलते थे, अपने जागीर चलाते थे। ठीक है, ऐसा नहीं, यह श्रम करके खाते थे, शारीरिक श्रम से ही यह अपना खाते थे और शारीरिक श्रम करने का व्रत लेते थे ये। ठीक है, और अपना सारा जीवन मठ में बिता देते थे। ठीक है, और आम आबादी से दूर रहा करते थे। भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्री दोनों अपना सकते थे। ठीक है, तो भिक्षु की जो जिंदगी है वह पुरुष और स्त्री दोनों अपना सकते थे। पुरुष जो होते थे उनको मोंक कहा जाता था और स्त्री जो होती हैं उनको नन कहा जाता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान से ही अपनी आजीविका चलाते थे। मतलब फ्री में उपदेश देते थे और जो कुछ दान में मिल जाता था उससे वह आजीविका चलाते थे। तो वही चीज है, देखिए मैंने कहा ना, शुरुआत में इनका जो जीवन था, जीवन स्तर था, वो बहुत अच्छा था। ठीक है, यह पूरी तरह से नैतिक आचरण करते थे भिक्षु। ठीक है, मतलब कि मोंक और नन जो होते थे वह बहुत ज्यादा नैतिक आचरण करते थे। यह पूरा जीवन कृषि जैसी सारी श्रम में लगाने का व्रत लेते थे, मतलब, और किसी से फ्री में उपदेश देते थे। अगर कुछ मिल जाता था, दान की कोई चीज मिल जाती थी तो उसी से अपनी आजीविका चलाते थे। ठीक है, और आबादी से दूर रहकर एक कड़े नियमों का पालन करते थे, समाज को कुछ देना चाहते थे। ठीक है, लेकिन यह दोनों लोग क्या होते थे, यह दोनों लोग विवाह नहीं कर सकते थे। मतलब मोंक और नन जो होते थे वह आजीवन क्या रहते थे, आजीवन अविवाहित रहकर ही समाज का सेवा करते थे। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, यह भी लोग इन लोगों में कई जगह अनैतिक आचरण देखने को मिला। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अनैतिक आचरण यह देखने मिलता, मतलब कि अगर इनके बच्चे हो जाते थे, मोंक और नन के बच्चे हो जाते थे तो वो उसे क्या बोलते हैं, उनको मार देते थे या फेंक देते थे। तो इस तरह से बहुत ज्यादा घटनाएं घटने लगी और इसीलिए ईसाई धर्म की एक कुरीति बन गई थी। ठीक है, इसीलिए पुनर्जागरण काल आया और पुनर्जागरण हुआ था। ठीक है, पुनर्जागरण हुआ और बहुत सारे विद्वानों ने, संगीतकारों ने, गायकों ने, चित्रकारों ने अपने अपने माध्यम से इसका विरोध किया, इसका खंडन किया था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोगों को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।